नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को आज हिमाचल दौरे पर जाएंगे। सुबह 9:40 पर मौसी एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगे और आपको बता दें कि 10:50 पर गगल एयरपोर्ट कांगड़ा हिमाचल पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद 11:30 बजे हेलीपैड सलो ऊना पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद 11:45 पर हरौली ऊना में सीएम योगी जनसभा करेंगे। हिमाचल चुनाव के मद्देनजर अब सीएम योगी आदित्यनाथ अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। स्टार प्रचारक बनाया गया है उन्हें और ऐसे में अब एक के बाद एक रैलियां वो करेंगे। आज भी 3 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें कि लखनऊ की इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जब लखनऊ से 9:40 पर मौसी एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और फिर 10:50 वो समय होगा जब वो एयरपोर्ट कांगड़ा पहुंचेंगे हिमाचल। और ऐसे में हिमाचल पहुंचते ही तमाम वो जो जगह हैं, विधानसभा क्षेत्र है, खासतौर पर ऊना की अगर हम बात करें तो ऊना में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे और ऊना वासियों से वोट की अपील करेंगे बीजेपी के पक्ष में। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही जुड़ गए। अखंड, सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करने के लिए हिमाचल दौरे पर पहुंच रहे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री आज 11:45 पर ऊना जिले में सल्लो हरौली विधानसभा जो है वहां पे एक जनसभा करेंगे। भाजपा प्रत्याशी के हक में वोट मांगेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उनको विशेष रूप से, चूंकि उनकी डिमांड सभी प्रदेशों में होती है, जब भी चुनाव प्रचार की बात की जाए, जनसभाओं की बात की जाए, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं की डिमांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा बीजेपी में होती है। और इसी बात को देखे इस बार भी पहले से तय कार्यक्रम के विपरीत, अगर ये कहा जाए कि पहले से जो कार्यक्रम तय थे, ये माना जा रहा था कि 2 बार ही केवल मुख्यमंत्री 2 दिनों का ही दौरा उनका रहेगा, लेकिन अभी आज भी ये कार्यक्रम लगा दिया गया। तो इससे आप समझ सकती हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड है, जो लोकप्रियता है, वो किस हद तक लोगों के जहन में है। और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में अगर उनकी जनसभाओं को लगाने के लिए इस तरीके से डिमांड आ रही है, और हर बार जब अब तक दोनों बार जब वो गए हैं, चाहे वो 2 तारीख को हो या 4 तारीख को, तो दोनों ही दिनों में 3-3 जनसभाएं उन्होंने की थी। आज फिर उन्हें 3 जनसभाएं करनी है। दूसरी जनसभा उनकी 1:30 पे है जनपद मंडी के टिकोली दारंग विधानसभा क्षेत्र में। और उसके बाद जो आखिरी जनसभा है 3:15 पर वो सोलन में है। बद्दी दून विधानसभा क्षेत्र जो है वहां पे उनको जनसभा को संबोधित करना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है वो आज का यही रहने वाला है और एक बार फिर वो हिमाचल प्रदेश के दौरे पे हैं। और इसके बाद चूंकि जनसभाओं के लिए माना जा रहा है कि जैसे ही जो गुजरात की जनसभाएं हैं उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम पहले से लगातार जो डिमांड में आ रहे हैं वो कभी भी पार्टी तय कर सकती है। और पार्टी के तय करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा उधर के लिए भी अब होना शुरू हो जाएगा। अगन, जिस तरह से आपने बताया कि बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग है और बात करें क्रेज की तो सीएम योगी आदित्यनाथ हर एक जो विधानसभा चुनाव, अगर आंकड़े भी देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव भी हुए थे जो अलग अलग राज्यों में हुए थे, उधर भी स्टार प्रचारक बनाकर भेजा गया था सीएम योगी आदित्यनाथ को। और ऐसे में अब सीधे तौर पर हिमाचल साधने के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ उतर गए हैं, तो ऐसे में बीजेपी को कितना फायदा होगा इस बार? देखिए, अब तक जो रेशियो देखा जाता है कि हाँ किस चुनाव प्रचार में किस जो बड़े नेता के चुनाव प्रचार के बाद का क्या इम्पैक्ट आया, तो वो जो रेशियो अगर देखा जाएगा तो उसमें लगभग 50 से 60% जो विक्ट्री रेशियो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं का अब तक देखा गया है। हालांकि केवल जनसभाओं से ही नहीं निकलती हैं सीटें, इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। उसमें लोकल पॉलिटिक्स भी काम करती है, उसमें जो नेशनल इश्यूज हैं वो भी काम करते हैं, जो
पार्टी एजेंडा है वो भी उसमें काम करता है, कार्यकर्ताओं की काम की बात होती है। लेकिन जब बड़े नेता जनसभा करते हैं तो जनसभाओं में एक भरोसा कायम होता है। वो भरोसा कायम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और बीजेपी के लिए स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय नेता है उनमें से इनकी गिनती होती है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में अगर वो किसी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं या उनकी डिमांड की जा रही है या पार्टी उनका कार्यक्रम लगा रही है, तो ये अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर बढ़ती उनकी लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा ये प्रमाण बनता है। बिल्कुल अखंड, और ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि हिमाचल में पहले से भी बीजेपी का शासन है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए अखंड। तो वहीं उत्तराखंड में इस वक्त देहरादून उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए नाम फाइनल कर लिए गए हैं। इस बार प्रदेश की 5 विभूतियों को सम्मान दिया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार हर साल प्रदान करती है उत्तराखंड गौरव सम्मान, और इस बार एनएसए अजीत डोभाल को ये उत्तराखंड का गौरव सम्मान दिया जाएगा। पूर्व सीडीएस स्वर्गीय जनरल विपिन रावत को भी सम्मान दिया जाएगा। जन कवि गीतकार स्वर्गीय गिरीश तिवारी गौरदा को भी सम्मान मिलेगा। बॉलीवुड गीतकार प्रसून जोशी को भी ये सम्मान दिया जाएगा। इन सभी को सम्मानित किया जाएगा गौरव सम्मान से। और प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय वीरेन डंगवाल को भी ये सम्मान दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 5 नाम इस सूची में फाइनल हो चुके हैं, जिसमें कि एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल है। जन कवि गीतकार स्वर्गीय गिरीश तिवारी गौरदा भी इसमें शामिल है। बॉलीवुड गीतकार प्रसून जोशी की बात करें तो वो भी इस सूची में हैं, और ऐसे में इन सभी को सम्मानित किया जाएगा, गौरव सम्मान दिया जाएगा। प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय वीरेन डंगवाल को भी ये सम्मान दिया जाएगा। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में आज गौरव सम्मान की जो लिस्ट है वो फाइनल हो गई है, जिसमें इस बार 5 जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उन सभी को 5 विभूतियों को यह सम्मान दिया जाएगा। इस सूची में सरकार हर साल उत्तराखंड में गौरव सम्मान प्रदान करती है, और इस बार 5 नाम फाइनल कर लिए गए हैं। एनएसए अजीत डोभाल को सबसे पहले स्थान पर रखा गया है, जिन्हें गौरव सम्मान दिया जाएगा। एनएसए अजीत डोभाल को मिलेगा ये सम्मान, और साथ ही साथ पूर्व सीडीएस स्वर्गीय जनरल विपिन रावत को भी ये सम्मान दिया जाएगा। आपको बता दें कि जन कवि गीतकार स्वर्गीय गिरीश तिवारी गौरदा को भी ये सम्मान मिलेगा। इतना ही नहीं, बॉलीवुड गीतकार प्रसून जोशी को भी इस सूची में शामिल किया गया है। प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय वीरेन डंगवाल भी इस पूरी लिस्ट में शामिल है। ये 5 नाम जिनको सम्मान दिया जाएगा। एनएसए अजीत डोभाल, पूर्व सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत, प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय वीरेन डंगवाल, बॉलीवुड एक्टर प्रसून जोशी, और जिस तरह से ये पूरी सूची अब फाइनल हो गई है, 5 नाम इसमें शामिल है। एनएसए अजीत डोभाल का नाम शामिल है। आपको बता दें कि उत्तराखंड गौरव सम्मान की जो लिस्ट है वो फाइनल हो गई है। पूर्व सीडीएस स्वर्गीय जनरल विपिन रावत भी इस सूची में शामिल है। जनकवि गीतकार स्वर्गीय गिरीश तिवारी गौरदा भी इस सूची में, उनका भी नाम शामिल है। बॉलीवुड गीतकार प्रसून जोशी भी सम्मानित किए जाएंगे। ये 5 नाम, बड़े नाम, बड़ी विभूतियां, जिन्हें गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड में गौरव सम्मान के लिए जो नाम की लिस्ट फाइनल हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सौरभ जुड़ गए। सौरभ, जिस तरह से अब ये 5 नामों की लिस्ट फाइनल हो गई है जिन्हें गौरव सम्मान दिया जाएगा, क्या कुछ पूरी जानकारी जरा हमारे दर्शकों को दीजिए। उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है इस बार 5 लोगों को दिया जाएगा, जिसमें जो है एनएसए अजीत डोभाल का नाम भी है, स्वर्गीय विपिन रावत का नाम है, प्रसून जोशी का नाम है। सरकार के द्वारा इस बार जो है 5 नामों का चयन किया गया। बाकायदा एक कमेटी होती है जो उन लोगों को जो है चिन्हित करते हुए उत्तराखंड गौरव सम्मान देती है, जिनके द्वारा उत्तराखंड के लिए विशेष रूप से अपना योगदान दिया गया हो। बाकायदा जो है अजीत डोभाल को भी ये सम्मान से जो है इस बार सम्मानित किया जाएगा। लगातार जो है इस तरीके की मांग भी उठ रही थी कि विपिन रावत का जो है उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित होना चाहिए था, इसलिए जो है स्वर्गीय विपिन रावत का नाम भी इस लिस्ट में फाइनल किया गया है। जी
बिल्कुल सौरभ, और ऐसे में 5 नाम सामने आए हैं और इससे पहले भी गौरव सम्मान जिस तरह से लोगों को दिया जाता है, गौरव सम्मान की अगर हम बात करें बेहद अहम माना जाता है ये पूरा सम्मान, ये पुरस्कार। और ऐसे में अब 5 नामों की जो लिस्ट सामने आई है, इसे सरकार हर साल दिया जाता है वैसे तो, क्या कुछ इसकी हिस्ट्री रही है? देखिए, हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के गौरव के लिए, यानी कि जो उत्तराखंड से जो है खासा जो है लगाव रखते हैं, या उत्तराखंड के जो लोग दूसरे राज्यों में या देश के अन्य कोनों में जो है राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं, उन लोगों को ये सम्मान दिया जाता है। जिस तरीके से स्वर्गीय विपिन रावत के द्वारा जो है उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने का काम किया गया था, उनको जो है सम्मान दिया गया। इसके साथ ही जो अजीत डोवल को, प्रसून जोशी जैसे जो नाम है फिल्मी हस्ती है, एक अपने आप में इन लोगों को जो सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है उत्तराखंड के लिए। ये अपने आप में गौरव की बात है कि राज्य के लोग जो है अन्य जो राज्य हैं उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, वहां पर एक अलग पहचान बनाए हुए हैं, इसलिए ये सम्मान जो है उन लोगों को दिया जाता है। जी बिल्कुल सौरभ, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वह लंबे मंथन और केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद बीजेपी ने प्रदेश में सभी सांगठनिक जिला इकाइयों में के अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है। बता दें कि प्रदेश बीजेपी की कमान पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को सौंपे जाने के बाद नई प्रदेश कार्यकारिणी गठित की गई, साथ ही जिला इकाइयों के गठन को कसरत शुरू की गई। और इस बीच बीजेपी प्रांतीय नेतृत्व के अनुरोध पर केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य में पार्टी के संगठनिक जिलों की संख्या 14 से बढ़ाकर 19 करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। बीजेपी ने जिस तरह से नए संगठनिक जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए हैं, बीजेपी ने घोषित की है संगठनिक जिलाध्यक्षों की सूची, और नए जो जिलाध्यक्ष होंगे उनकी पूरी जानकारी इस सूची में मेंशन की गई है। और आपको बता दें केंद्रीय नेतृत्व से भी हरी झंडी मिल गई है। अब हरी झंडी मिलने के बाद ये पूरी सूची फाइनल कर ली गई है और बीजेपी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने ये सूची पर मुहर लगाते हुए अब इन सभी को, ये सभी जो इस सूची में शामिल है, घोषणा के बाद अब हरी झंडी दिखा दी गई है। महेंद्र भट्ट के निर्देश पर जिलाध्यक्षों ने इसकी घोषणा कर दी है। अध्यक्ष इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़ गए। सौरभ, बीजेपी ने नए संगठनिक जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने महेंद्र भट्ट ने, उनकी जो पूरी टीम अब जो कहा जा सकता है कि गठित हो गई। 19 जिले जो है राज्य में बीजेपी के संगठनात्मक तौर से जो बनाए गए थे, उनमें सभी में जो है जिला अध्यक्षों की तैनाती कर दी गई है। इस बार कोई भी ऐसा अध्यक्ष नहीं रहा जिसको जो है रिपीट किया गया। उमूमन देखने में आता था बीजेपी अपने जिला अध्यक्षों के कामकाज को देखते हुए उनको रिपीट जरूर कर देती थी, लेकिन इस बार इस तरीके के हालात देखने को नहीं मिले। सभी 19 के 19 जिलों में नए जिलाध्यक्ष बनाए गए। पूर्व में 14 जिलाध्यक्ष हुआ करते थे राज्य में बीजेपी संगठन के अनुसार, लेकिन अब जो है संगठन का विस्तार करते हुए इसमें 19 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। एक भी नाम जो है वो नहीं है जिसमें जो पूर्व में कोई जिलाध्यक्ष के द्वारा जो अपनी सेवाएं जिले में दी गई हो। वर्तमान में जो है संगठन को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए बाकायदा ये टीम तैयार की गई है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिहाज से इन जिलाध्यक्षों की तैनाती की गई है, जिससे राज्य में जो है आने वाले चुनाव में बेहतर लाभ मिल सके और इन संगठन के हिसाब से जिन लोगों के द्वारा बेहतर काम किए जा रहे हैं उन लोगों को आगे प्रमोट किया भी जा सके। जी सौरभ, क्या ये फैसला पहले से लिया जा चुका था या फिर अब आगामी चुनावों को देखते हुए किया गया है? देखिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष नए बने थे तो जायज सी बात है कि नई टीम बनना भी जो है लाजमी था। लिहाजा जो है बीजेपी अब जो है बन गई है। ये संगठनात्मक तौर पर जो बनाए गए, चुनाव का इससे जो सीधे तौर पर कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि संगठन मजबूत होगा तभी जो है चुनाव बेहतर तरीके से बीजेपी लड़ पाएगी। इस लिहाज से जो है संगठन ने और भी ज्यादा मजबूती के साथ अपने जिला अध्यक्षों की घोषणा की है, जो 14 से बढ़ाकर 19 हुई है। जी सौरभ, ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि 14 से संख्या बढ़ाकर 19 कर दी गई है और एक भी नाम रिपीट नहीं हुए हैं, तो ऐसे में क्या कुछ बदलाव आप उम्मीद कर रहे हैं कि क्या कुछ अब बदल जाएगा? देखिए, बिल्कुल, जब जो है जिला की जो पूरी टीम को बदला गया है तो जायज सी बात है कि नए बूथ अध्यक्ष भी बनेंगे, तमाम जो है कार्यकारिणी नई होगी। तो उस चीज को देखते हुए बाकायदा जो तैयारियां थी बीजेपी संगठन की वो जो है फलीभूत होती हुई दिखाई दे रही है। कमोबेश ये हालात तब हैं जब जो है बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा एक मजबूत टीम बनाने का दावा किया गया था और उसी के तहत स्वरूप जो है इस टीम को गठित भी किया गया है।
बिल्कुल सौरभ, और जिस तरह से आपने बताया कि पहले वादा किया गया था, जो नए अध्यक्ष बने महेंद्र भट्ट, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी और ऐसे में अब 19 नाम सामने आए हैं। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि कौन सा वो नाम है जिस पर सबसे ज्यादा अधिक जिम्मेदारी दी गई है इस वक्त? देखिए, जिलाध्यक्ष अपने अपने जिले में सब जो है महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं होता कि जिसमें ये कहा जा सके कि कोई अलग से नाम हो। सभी जिलाध्यक्ष अपने अपने जनपदों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि संगठन की टीम को जो मजबूत करने का काम जिलाध्यक्षों का होता है और जिले के अनुसार ही जो है पूरी टीम का गठन किया गया है। लिहाजा उसी के तहत जो ये पूरी टीम गठित हुई है। सभी जो है महत्वपूर्ण नाम है जो अपने अपने जिलों में अब काम कर पाएंगे। जी बिल्कुल, और ये भी जानना चाहूंगी कौन से ऐसे नाम है जिनकी पहले से उम्मीद थी? देखिए, इस तरीके का कोई भी जो है चर्चा नहीं, क्योंकि संगठन में हर व्यक्ति के द्वारा अपनी पैरवी जरूर की गई थी। संगठन के द्वारा जो है तय किया गया था कि जो भी काम करने वाले पदाधिकारी होंगे उनको जो है महत्वपूर्ण पदों से नवाजा जाएगा। उसी के जो है नतीजा है, तमाम जो जिलाध्यक्ष बने हैं उनकी एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसके अनुसार ही जो है प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जिला अध्यक्षों की तैनाती की गई है। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए सौरभ। वहीं मैनपुरी में महामंडलेश्वर शारदानंद जी महाराज का निधन। एकर सानंद आश्रम के महंत शारदानंद महाराज ने ली अंतिम सांस। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गुड़गांव स्थित मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली है। आपको बता दें कि मैनपुरी के एकर सानंद आश्रम अंतिम दर्शन को वहां पर शव पहुंच गया है। 11 बजे निकाली जाएगी अंतिम दर्शन और शव यात्रा, जिसमें कि शाम 4 बजे एकर सानंद आश्रम में दी जाएगी समाधि। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि मैनपुरी के एकर सानंद आश्रम में अंतिम सांस ली। 11 बजे निकाली जाएगी अंतिम दर्शन, शाम 4 बजे समाधि आश्रम में दी जाएगी। और ऐसे में आपको बता दें, मैनपुरी में इस वक्त की बड़ी जानकारी, महामंडलेश्वर शारदानंद जी महाराज का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली है। मैनपुरी के एकर सानंद आश्रम में उनको अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 11 बजे निकाली जाएगी शव यात्रा और ऐसे में शाम 4 बजे एकर सानंद आश्रम में दी जाएगी समाधि। महामंडलेश्वर शारदानंद जी महाराज का निधन हो गया है। बेहद दुखद खबर, जहां पर मैनपुरी में महामंडलेश्वर शारदानंद जी महाराज का निधन हो गया है। इसी खबर पर जानकारी के लिए मुकेश कुमार जुड़ गए। मुकेश, जिस तरह से ये बेहद दुखद खबर सामने आई है, मैनपुरी के महामंडलेश्वर शारदानंद महाराज जी का निधन हो गया है। आपको बता दूं, यहाँ महामंडलेश्वर जी का अभी गुरु पूर्णिमा पर आए हुए थे। आने के बाद उनका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक न होने के कारण उनको मेदांता में भर्ती कराया गया था, जहां उनका उपचार काफी लंबे समय से जारी बना हुआ है। यहाँ पर एकार्सानंद एक आश्रम है, जहाँ संस्कृत जो विद्यालय उसमें वही संचालित हो रहा है। एक इंटर कॉलेज है जो उनकी संस्था के नाम से संचालित हो रहा है, जिसके साथ साथ एक नेत्र चिकित्सालय भी उनकी संस्था द्वारा यहाँ लोगों को लाभान्वित करने का काम कर रहा है। और काफी लोगों को जैसे ही उनकी इस देहांत होने की सूचना मिली है, भारी संख्या में लोग उनके आश्रम पर मौजूद पहुंच गए हैं और उनके दिव्यांगत शरीर जो मेदांता से शाम 11 बजे शहर में शोभा यात्रा निकलने का समय बताया गया है, वो भी एक कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। शाम 4 बजे उनके शरीर की यहाँ समाधि लगाई जाएगी आश्रम पर। मुकेश, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ कारण रहा जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था? उनको प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ आ रही थी। क्योंकि गुरु पूर्णिमा पर यहाँ एक भव्य आयोजन होता है उनके नाम से, उनकी संस्था द्वारा गरीबों के लिए कई योजनाएं आज संचालित हो रही हैं, इसलिए उनको हर कोई उनके एक झलक पाने के लिए यहाँ पर मौजूद हुआ है। बिल्कुल मुकेश, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वहीं भदोही सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। खड़े ट्रक के
बाइक के टकराने से ये बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें औरई कोतवाली क्षेत्र के NH-19 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। NH-19 पर ये बड़ी जो सड़क दुर्घटना देखने को मिली, खड़े ट्रक से बाइक टकराने से ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कि बड़ी दुखद खबर सामने आई है। औरई कोतवाली क्षेत्र के NH-19 की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर सड़क का हादसे में युवकों की मौत हो गई है। 2 युवक जो बाइक सवार थे उनकी मौत हो गई है। खड़े ट्रक से बाइक जाकर टकराया और ऐसे में ये बड़ा हादसा हुआ। औरई कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर NH-19 की घटना खड़े ट्रक पर जाकर के बाइक, तेज रफ्तार बाइक जाकर टकराती है और ऐसे में 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई है इस पूरी हादसे में। अब हादसे के बाद जिस तरह से 2 युवकों की मौत हो गई है, इससे परिजनों में शोक की लहर और ऐसे में औरई कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। NH-19 पर यह बड़ा हादसा हुआ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंद्रबालक राय जुड़ गए हैं। चंद्रबालक, जिस तरह से पूरी खबर सामने आई है, खड़े ट्रक पर जाकर के बाइक टकराती है और ऐसे में अब 2 युवकों की मौत हो गई है, पूरी जानकारी जरा दीजिए। जी बिल्कुल, जिस तरह की घटना हुई है काफी हृदय विदारक घटना है। आसपास के लोग सहम गए थे जब ये घटना हुई। बताया जाता है कि 2 युवक थे जो वाराणसी से भदोही मिर्जापुर की तरफ आ रहे थे, तो औरई NH-19 नेशनल हाईवे 19 के पास एक खड़ी ट्रक थी, जिसमें उनके कान में बताया जा रहा है कि ईयरफोन भी लगा था। एक लापरवाही उनकी तरफ से भी है, मगर कहा क्या जाए, संयोग ऐसा था कि वो गाड़ी अपनी बाइक लेकर खड़े ट्रक में घुस गए थे, जिसकी वजह से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। चंद्रबालक, आपसे जानना चाहूंगी, क्या तेज रफ्तार से वो आ रहे थे और ऐसे में इसी वजह से बाइक टकरा गई या फिर कोई और ही कारण थे? जी बिल्कुल, उनकी गाड़ी जो थी, स्थानीय लोगों ने बताया है कि उनकी गाड़ी तेज रफ्तार से थी। उनका नियंत्रण ट्रक को देखने के बाद नहीं हो पाया, वो नियंत्रित नहीं कर पाए अपनी गाड़ी को। अगर स्पीड ज्यादा थी, इस वजह से वो नियंत्रित नहीं हो पाई गाड़ी, और जिसकी वजह से हादसा हुआ है। चंद्रबालक, जो घटना स्थल है वहां पर जो लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उनका क्या कुछ कहना है कि मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई थी? जी, उनका यही कहना था कि जिस तरह से ये घटना हुई थी, एकाएक बिना हेलमेट के वो थे और एकाएक जब वो ट्रक से टकराए, और इस समय यातायात माह भी चल रहा है, जिसमें लोगों को पुलिस प्रशासन अवेयर भी कर रही है कि हेलमेट लगाकर और मोबाइल फोन से बात ना करते हुए लोग चले गाड़ियों से, मगर लोगों की लापरवाही उनकी जान की दुश्मन बनी हुई है यहाँ। चंद्रबालक, जिस तरह से आपने बताया, और ये पहली घटना नहीं है जहां पर सड़क दुर्घटना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पहले भी ऐसे घटनाएं सामने आ चुकी है और ऐसे में अब प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो पाए? प्रशासन खुद यहाँ लापरवाह बनी हुई है। प्रशासन का काम है यहाँ की कुछ अगर कोई ऐसा मामला भी मिलता है कि कोई बिना हेलमेट के है या तो फिर मोबाइल फोन से बात करते हुए जा रहा है। बिल्कुल चंद्रबालक, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।